हेलो दोस्तों, दी लर्निंग चैप्टर में आपका स्वागत है। कभी आपने रियलाइज़ किया है आप हर महीने सैलरी के लिए मेहनत करते हैं, बिल्स भरते हैं और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम सिर्फ उनकी नौकरी पर डिपेंड नहीं करती। तो सवाल ये है, आखिर अमीर लोग पैसे के पीछे भागते क्यों नहीं हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम कैसे करता है? क्या अमीर बनने के लिए ज़्यादा सैलरी चाहिए या फिर पैसे को देखने का नज़रिया बदलना ज़रूरी है? रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड इसी सोच को चैलेंज करती है। इस बुक में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। अगर आप ज़िंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें तो शायद आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। आज हम जानेंगे कि रिच डैड और पुअर डैड की सोच में आखिर इतना बड़ा फ़र्क क्या था और वो फ़र्क आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकता है। तो अंत तक बने रहिए और अपने अभी तक द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। किताब की सबसे इम्पॉर्टेंट बात बहुत सिंपल है। स्कूल में हमें पैसे कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को समझना, उसे मैनेज करना और उसे ग्रो करना शायद ही कभी सिखाया जाता है। और यहीं से शुरू होता है रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा लेसन। कियोसाकी हमें दो चीज़ों के बीच का फ़र्क समझाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग लायबिलिटीज़ को ही एसेट्स समझ लेते हैं। एक बड़ा घर, महंगी कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, हमें लगता है कि ये सब हमें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी पॉकेट में पैसा डालने के बजाय लगातार पैसा निकाल रही है तो कियोसाकी के हिसाब से ये एसेट्स नहीं है। यही छोटी सी डिफरेंस पुअर और रिच माइंडसेट के बीच एक बड़ा फर्क पैदा करती है। अब इस बुक में सिर्फ यही एक लेसन नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर, 6 मेजर लेसन्स और 3 क्लोजिंग सेक्शंस में बंटी हुई है। तो आज हम इस पूरी बुक के हर इंपॉर्टेंट लेसन को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि पैसे के बारे में हमारी सोच में आखिर वो कौन सी गलती है जो हमें सालों तक सिर्फ पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर देती है। पहला चैप्टर कियोसाकी के दोनों पिताओं की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। एक तरफ थे उनके बायोलॉजिकल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। उनकी सोच बिल्कुल ट्रेडिशनल थी। वो कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सिक्योर जॉब हासिल करो। यानी सक्सेस का रास्ता था अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरी और एक स्टेबल इनकम। लेकिन दूसरी तरफ थे माइक के फादर, जिन्हें कियोसाकी रिच डैड कहते थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, स्कूल तुम्हें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, लेकिन अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम्हें पैसे की लैंग्वेज सीखनी होगी। और यहीं से कियोसाकी के सामने दो अलग अलग रास्ते दिखाई देने लगे। एक रास्ता था जॉब सिक्योरिटी का और दूसरा रास्ता था फाइनेंशियल फ्रीडम का। इसी कॉन्ट्रास्ट को समझाने के लिए कियोसाकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन का मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं। उनकी लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आया जब उन्हें डिसाइड करना था कि वो किस रास्ते पर चलेंगे और किसकी एडवाइस को फॉलो करेंगे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने बायोलॉजिकल फादर को कम प्यार किए बिना फाइनेंशियल मैटर्स में अपने रिच डैड को मेंटोर चुन लिया। यानी पिता एक ही नहीं थे, बल्कि पैसे और सक्सेस को देखने के दो बिल्कुल अलग नज़रिए उनके सामने थे। और आगे की पूरी बुक इसी सवाल को एक्सप्लोर करती है, क्या हमें वही करना चाहिए जो सोसाइटी हमें सक्सेस के नाम पर सिखाती आई है, या फिर हमें खुद पैसे के रूल्स सीखने चाहिए? अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। मान लीजिए जयपुर में रहने वाला एक यंग प्रोफेशनल है, आरव। आरव के घर में हमेशा यही कहा जाता था, सिर्फ अच्छी नौकरी से ही अच्छी पहचान होती है। इसलिए आरव के लिए भी सक्सेस का मतलब था एक स्टेबल जॉब, रेगुलर सैलरी और सिक्योर फ्यूचर। लेकिन उसके एक अंकल थे जिन्होंने एक छोटे बिजनेस से बड़ी वेल्थ बनाई थी। वो आरव को बिल्कुल अलग नज़रिया देते थे। वो कहते थे, नौकरी तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी, तुम्हें अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाना होगा। और यहीं से आरव के सामने पैसे को देखने का एक नया नज़रिया आने लगा।
उसने अपने अंकल की सलाह पर बिना अपनी नौकरी छोड़े फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करके अपने लिए काम भी कराया जा सकता है। और इसी के साथ उसकी सोच भी बदलने लगी। वो धीरे धीरे पुअर डैड की सोच से निकलकर रिच डैड के नज़रिए की तरफ बढ़ने लगा। यानी फर्क सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो कितना पैसा कमा रहा था, फर्क इस बात का था कि वो पैसे के बारे में किस तरह सोच रहा था। दूसरा चैप्टर बुक का पहला बड़ा लेसन देता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। कियोसाकी लिखते हैं कि फियर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो ज़्यादातर लोगों को हमेशा जॉब सिक्योरिटी की तलाश में फंसाए रखते हैं। फियर उन्हें डराता है कि अगर नौकरी चली गई तो इनकम बंद हो जाएगी, और ग्रीड उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन सैलरी बढ़ने के बाद भी अक्सर खर्च बढ़ जाते हैं और इंसान फिर से उसी साइकिल में फंस जाता है। इसे समझने के लिए कियोसाकी अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जॉन डी रॉकेफेलर की स्टोरी का एग्जाम्पल देते हैं। रॉकेफेलर ने अपने शुरुआती करियर में दूसरों के लिए काम किया था, लेकिन उन्होंने जल्दी समझ लिया कि सिर्फ सैलरी के भरोसे बड़ी वेल्थ बनाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपना फोकस सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने पर नहीं रखा। उन्होंने ऐसे सिस्टम्स और एसेट्स बनाने पर ध्यान दिया जो उनके लिए लगातार पैसा जनरेट कर सके। ऑयल इंडस्ट्री में उन्होंने रिफाइनरीज, पाइपलाइंस और कंपनीज में शेयर्स जैसे एसेट्स बनाए। यानी उनका गोल सिर्फ ये नहीं था कि मैं आज कितना पैसा कमा रहा हूँ, बल्कि सवाल था, मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जो मेरे काम किए बिना भी मेरे लिए पैसा कमाता रहे। और यही है मनी वर्किंग फॉर हिम का प्रिंसिपल। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तो वेल्थ बनाने की प्रोसेस सिर्फ आपकी सैलरी और वर्किंग आवर्स पर डिपेंड नहीं रहती। और यही माइंडसेट रॉकफेलर को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाने वाली सोच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। मान लीजिए झांसी में रहने वाले एक बैंक क्लर्क हैं, सुबोध जी। सुबोध जी ने करीब 30 साल तक एक ही बैंक में काम किया। उनकी पूरी वर्किंग लाइफ एक स्टेबल सैलरी और अगली इंक्रीमेंट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमती रही। हर साल उन्हें लगता कि अगली इंक्रीमेंट के बाद शायद फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक दिन एक फाइनेंशियल वर्कशॉप में उन्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पूरी लाइफ सिर्फ इन पैसों के लिए काम करने में गुजर गई। उन्होंने अपनी मेहनत और अपना समय पैसे कमाने के लिए लगाया था, लेकिन उनके पैसे ने उनके लिए काम करना शुरू ही नहीं किया था। रिटायरमेंट से सिर्फ 5 साल पहले सुबोध जी ने अपनी सेविंग्स से एक छोटी सी रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला किया, और यहीं से उनके लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पहली बार उनकी प्रॉपर्टी से हर महीने रेंटल इनकम आने लगी, बिना उनकी डेली मेहनत के। यानी अब सिर्फ सुबोध जी ही पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनका पैसा भी उनके लिए काम करना शुरू कर चुका था। और यही चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत तब होती है जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करना बंद करके अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को गहराई से समझाता है। कियोसाकी की सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स में से एक है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों को समझने की स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यही वजह है कि बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी कमाई के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा ऐसी चीज़ों में जा रहा है जो आपकी पॉकेट से लगातार पैसा निकालती है, तो आपकी सैलरी बढ़ने के बावजूद वेल्थ नहीं बन पाएगी। यानी लोग अपनी कमाई को एसेट्स बनाने के बजाय लायबिलिटीज़ में लगा देते हैं। इसे समझने के लिए कियोसाकी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट की स्टोरी का एग्जाम्पल देते हैं। बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था, और इसके बाद से ही उन्होंने कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना
और बिजनेसेस को समझना सीखना शुरू कर दिया। उनका फोकस सिर्फ ये जानने पर नहीं था कि कोई स्टॉक आज कितने का है, बल्कि वो ये समझना चाहते थे कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं वो असल में पैसा कैसे कमाती है। बफेट की जर्नी ये दिखाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन से नहीं आती। इसे खुद पढ़कर, समझकर और लगातार प्रैक्टिस करके डेवलप करना पड़ता है। और यही स्किल समय के साथ बफेट को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बनाने में मदद करती है। यानी वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ हाई इनकम काफ़ी नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और वो आपके लिए क्या कर रहा है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। मान लीजिए बिलासपुर में रहने वाले एक स्कूल टीचर हैं, महेश जी। महेश जी हर महीने अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन एक बड़ी कार की ईएमआई और एक बड़े घर की ईएमआई उनकी लगभग सारी इनकम खा जाती थी। उन्हें लगता था कि उनके पास दो बड़े एसेट्स हैं, अपना घर और अपनी कार। लेकिन एक दिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाई। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ महंगी है या आपकी ओनरशिप में है वो एसेट नहीं बन जाती। असली सवाल ये है कि वो आपके लिए पैसा जनरेट कर रही है या आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है। महेश जी को धीरे धीरे समझ आया कि उनका घर और कार हर महीने उनकी पॉकेट से पैसा निकाल रहे थे। यानी कियोसाकी की डेफिनेशन के हिसाब से ये उनके लिए लायबिलिटीज थी, एसेट्स नहीं। इसके बाद महेश जी ने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेविंग्स से एक छोटा सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। पहली बार उनकी इनकम का एक हिस्सा ऐसी जगह जा रहा था जो फ्यूचर में उनके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता था, और यही उनका पहला रियल एसेट था। यानी महेश जी ने समझ लिया कि एसेट वो नहीं जो सिर्फ दिखने में वैल्यूएबल हो, बल्कि वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालने की पोटेंशियल रखता हो। चौथा चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझाता है। आपकी प्रोफेशन और आपका बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। कियोसाकी की दलील है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ किसी और के बिजनेस को बड़ा करने में लगा देते हैं, लेकिन अपना खुद का एसेट कॉलम बनाना भूल जाते हैं। यानी आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं और अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आप अपने लिए ऐसे एसेट्स बना रहे हैं जो फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकें। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल खुद बुक में मिलता है, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की स्टोरी। एक बार एक बिजनेस स्कूल में रे क्रॉक ने स्टूडेंट्स से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूँ? स्टूडेंट्स ने हंसते हुए कहा, बर्गर बिजनेस में, ऑफ कोर्स। लेकिन क्रॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। अब सुनने में ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। आखिर मैकडॉनल्ड्स तो बर्गर्स बेचने के लिए फेमस है, लेकिन क्रॉक की सोच इससे कहीं आगे थी। मैकडॉनल्ड्स की रियल वेल्थ सिर्फ बर्गर्स बेचने से नहीं बनती थी, बल्कि उन लोकेशंस की रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी ओनरशिप से भी बनती थी जहां मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करते थे। यानी बर्गर सिर्फ बर्गर बेचने का प्रोडक्ट नहीं था, वो उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिटेबल बनाने का एक जरिया भी था। और यही चैप्टर 4 का बड़ा लेसन है। आपका प्रोफेशन आपको इनकम दे सकता है, लेकिन आपका बिजनेस और एसेट कॉलम आपकी वेल्थ बनाने में मदद करता है। इसलिए सिर्फ अपने प्रोफेशन पर डिपेंड मत कीजिए, साथ साथ अपना एसेट कॉलम भी बिल्ड करना शुरू कीजिए। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। उज्जैन में रहने वाले एक शेफ हैं, राकेश जी। राकेश जी पिछले 20 साल से एक बड़े रेस्टोरेंट में हेड शेफ के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी कुकिंग स्किल्स पूरे शहर में मशहूर थीं, लेकिन उनकी सैलरी एक पॉइंट के बाद लगभग वहीं की वहीं रह गई। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर उनकी स्किल इतनी वैल्यूएबल है तो क्यों ना वो इसी स्किल से अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। उन्होंने अपनी नौकरी तुरंत छोड़ने के बजाय वीकेंड्स पर एक छोटा सा टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में वो खुद खाना बनाते, ऑर्डर्स मैनेज करते और कस्टमर्स को सर्विस देते थे। धीरे धीरे लोगों को उनका खाना पसंद आने लगा और उनके कस्टमर्स बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उनका छोटा सा साइड बिजनेस इतना ग्रो हो गया कि उसकी मंथली इनकम उनकी नौकरी की सैलरी से भी ज़्यादा होने लगी। यानी
अब राकेश जी सिर्फ किसी और के रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपनी स्किल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्किल को अपने खुद के बिजनेस और एसेट में बदलना शुरू कर दिया था। और यही चैप्टर 4 का कोर लेसन है। अपनी प्रोफेशन से इनकम कमाइए, लेकिन साथ साथ अपना बिजनेस और एसेट कॉलम भी बिल्ड कीजिए। 5वां चैप्टर टैक्सीज और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स की हिस्ट्री और उनकी इंपॉर्टेंस को समझाता है। कियोसाकी अपनी बात को समझाने के लिए रॉबिन हुड की क्लासिक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं, अमीरों से लो, गरीबों को दो। लेकिन कियोसाकी की दलील है कि मॉडर्न टैक्स सिस्टम में ये आइडिया कई बार बिल्कुल उल्टा काम करता है। उनके मुताबिक मिडिल क्लास एम्प्लॉइज अक्सर अपनी इनकम पर सीधे टैक्स देते हैं, जबकि फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग और बिजनेस ओनर्स लीगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स और अवेलेबल टैक्स रूल्स का इस्तेमाल करके अपने टैक्स बर्डन को मैनेज कर सकते हैं। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है, एक एम्प्लॉई को आमतौर पर सैलरी मिलती है, उस पर टैक्स कटता है और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे वो अपने खर्च पूरे करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर अलग तरीके से ऑपरेट कर सकता है। बिजनेस पहले अपने लेजिटिमेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अन्य अलाउएबल कॉस्ट्स को अकाउंट करता है और फिर एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। यानी बेसिक डिफरेंस ये है, एम्प्लॉय पहले इनकम, टैक्स, फिर खर्च। और बिजनेस स्ट्रक्चर में कई मामलों में बिजनेस इनकम, अलाउएबल एक्सपेंसेस, फिर अप्लाइबल टैक्स। यही वजह है कि कियोसाकी के हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझने के लिए नहीं, बल्कि टैक्सेस और लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, टैक्स बचाने और टैक्स चोरी करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कियोसाकी का पॉइंट इलीगल टैक्स इवेजन नहीं, बल्कि लीगल तरीके से अवेलेबल रूल्स और स्ट्रक्चर्स को समझने का है। यानी जितना ज़्यादा आप पैसे के रूल्स समझते हैं, उतना बेहतर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। सांगली में रहने वाले एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, विट्ठल जी। विट्ठल जी कई सालों से अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन वो अपने बिजनेस की इनकम को लगभग पर्सनल इनकम की तरह ट्रीट करते थे, बिना किसी प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर के। हर साल उनकी अच्छी खासी इनकम टैक्स में चली जाती थी। एक दिन उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ली। सीए ने उन्हें समझाया कि अगर वो अपने बिजनेस को एक प्रॉपर कंपनी स्ट्रक्चर के तहत ऑर्गेनाइज करें, तो एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार कई लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस को टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने से पहले अकाउंट किया जा सकता है। विट्ठल जी ने अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। इस बदलाव के बाद उनकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी कम हो गई और उनके पास बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा बचने लगा। अब वो उस एक्स्ट्रा मनी को सिर्फ पर्सनल खर्चों में लगाने के बजाय अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने, नए इक्विपमेंट खरीदने और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। यानी विट्ठल जी ने समझा कि सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि आपके पैसे और बिजनेस के लिए कौन सा लीगल स्ट्रक्चर सबसे सूटेबल है। और यही चैप्टर 5 का बड़ा लेसन है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि टैक्सेस, बिजनेस स्ट्रक्चर्स और लीगल फाइनेंशियल रूल्स को समझना भी है। छठा चैप्टर एक बहुत पावरफुल आइडिया देता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। असल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकें और उन्हें क्रिएटिवली पैसे में बदल सकें। कियोसाकी लिखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने सामने मौजूद फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल आईक्यू इतनी ट्रेंड नहीं होती कि वो किसी सिचुएशन में छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें। यानी कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख ही नहीं पाते। इसे समझने के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योर सारा ब्लेकली की स्टोरी। ब्लेकली ने सिर्फ $5,000 की अपनी सेविंग्स से स्पैंक्स नाम की शेपवियर कंपनी शुरू की। उनके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था और न ही शुरुआत में कोई बड़ी टीम, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। वो खुद स्टोर्स में जाती थीं, अपना प्रोडक्ट पिच करती थीं और लोगों को समझाती थीं कि उनका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। धीरे धीरे उनका छोटा सा आइडिया $1 बिलियन कंपनी में बदल गया। उनकी स्टोरी ये दिखाती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बहुत बड़ा कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है,
कई बार आपके पास पैसा कम होता है, लेकिन अगर आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की एबिलिटी है, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। ब्लेकली की सोच का कोर यही था कि पैसों की कमी को क्रिएटिविटी की कमी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। और यही चैप्टर 6 का बड़ा लेसन है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कम रिसोर्सेज में भी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उन्हें वेल्थ में बदलना सीखना है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। कोल्हापुर में रहने वाली एक हाउसवाइफ है, अनिता जी। अनिता जी बहुत अच्छा अचार बनाती थीं और उनके अचार की तारीफ उनके आसपास के लोग भी करते थे। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बड़ा कैपिटल नहीं था। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे शुरू होगा। लेकिन अनिता जी ने प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखा। उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े लोन के बजाय एक क्रिएटिव रास्ता ढूंढा। उन्होंने अपने मोहल्ले की 10 महिलाओं से हर एक से 500 रुपये ली और एक छोटी सी प्रोडक्शन पार्टनरशिप शुरू की। अब सभी महिलाएं मिलकर बड़ी क्वांटिटी में अचार बनाती, प्रोडक्शन का काम संभालती और फिर होने वाला प्रॉफिट आपस में बांट लेती। यानी अनिता जी ने सिर्फ अपने पैसे पर डिपेंड करने के बजाय अपने आसपास मौजूद लोगों और रिसोर्सेज को एक साथ जोड़कर एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लिया। उन्होंने ना कोई बड़ा लोन लिया, ना ही शुरुआत में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करके लिमिटेड रिसोर्सेज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। 7वां चैप्टर करियर चॉइसेस को देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया देता है। कियोसाकी की सलाह है कि यंग लोगों को सिर्फ हाई सैलरी वाली जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके बजाय उन्हें ऐसी जॉब्स चुननी चाहिए जो उन्हें ब्रॉड और वैल्यूएबल स्किल्स सिखाएं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ऐसी स्किल्स हैं जो आगे चलकर सिर्फ नौकरी में ही नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में काम आ सकती हैं। यानी करियर की शुरुआत में आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा सैलरी दे रही है, आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सी जॉब मुझे ऐसी स्किल्स सिखाएगी जिनकी वैल्यू आगे भी बनी रहेगी। इसे समझने के लिए चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर जैक मा की शुरुआती करियर स्टोरी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैक मा ने अपने शुरुआती सालों में एक टीचर के तौर पर काम किया, जहां उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अलग अलग छोटे काम भी किए, लेकिन उनका फोकस सिर्फ ज़्यादा सैलरी कमाने पर नहीं था। उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन से लेकर शुरुआती इंटरनेट बिजनेसेस तक अलग अलग फील्ड्स में काम करके नए स्किल्स और एक्सपीरियंसेस हासिल किए। इन अलग अलग एक्सपीरियंसेस ने उन्हें कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और लोगों को समझने जैसी कई वैल्यूएबल स्किल्स सीखने का मौका दिया। और आगे चलकर यही डाइवर्स एक्सपीरियंस उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत काम आया। जब उन्होंने अलीबाबा जैसी विशाल कंपनी बिल्ड की, तो उनके पास सिर्फ एक फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से सीखी हुई स्किल्स और नॉलेज का एक पूरा कॉम्बिनेशन था। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। बरेली में रहने वाला एक फ्रेश ग्रेजुएट है, कुणाल। ग्रेजुएशन के बाद कुणाल के पास 2 जॉब ऑफर्स आए। पहली जॉब में सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन रोल बहुत नैरो और रेपिटेटिव था, यानी हर दिन लगभग वही काम दोहराना था। दूसरी तरफ एक स्टार्टअप की जॉब थी, जहां सैलरी थोड़ी कम थी, लेकिन वहां कुणाल को सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस तीनों एरियाज में काम करने का मौका मिल रहा था। अब कुणाल के सामने एक सिंपल चॉइस थी। एक तरफ ज़्यादा सैलरी थी और दूसरी तरफ ज़्यादा लर्निंग। कुणाल ने कम सैलरी वाली जॉब चूज़ की। उसका सोचना था, मैं अभी पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। अगले 3 सालों में उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया और धीरे धीरे उसके पास एक ब्रॉड स्किल सेट डेवलप हो गया। उसे सेल्स की समझ थी, मार्केटिंग आती थी और ऑपरेशंस को भी वो अच्छी तरह समझ चुका था। 3 साल बाद इन्हीं स्किल्स की मदद से कुणाल ने अपना खुद का छोटा सा कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर दिया। अब उसके पास सिर्फ एक जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास ऐसी स्किल्स का कॉम्बिनेशन था जिसे वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता था। और यही चैप्टर
7 का कोर लेसन है। करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ सैलरी को मत देखिए। ऐसी स्किल्स सीखिए जो फ्यूचर में आपकी अर्निंग कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटीज दोनों को बढ़ा सके। 8वां चैप्टर उन 5 बड़ी रुकावटों के बारे में बात करता है जो ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने से रोकती हैं। ये 5 रुकावटें हैं: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। कियोसाकी की दलील है कि ये रुकावटें सिर्फ नॉलेज की कमी से नहीं आती, बल्कि अक्सर इमोशंस और माइंडसेट से आती हैं। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फियर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। कभी हम दूसरों की नेगेटिव बातें सुनकर अपॉर्चुनिटीज पर डाउट करने लगते हैं, और कभी लेजीनेस या बैड हैबिट्स हमें सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से दूर रखती है। इसे समझने के लिए कियोसाकी KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी का एग्जाम्पल देते हैं। सैंडर्स ने करीब 60 साल की उम्र में अपना रेस्टोरेंट खो दिया था, और उस समय उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी मुश्किल थी। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी फेमस फ्राइड चिकन रेसिपी को रेस्टोरेंट्स को बेचने की कोशिश शुरू की। उन्होंने एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट तक जाकर अपनी रेसिपी पिच की, और उन्हें लगभग 1000 बार नो सुनना पड़ा। अब सोचिए, अगर सैंडर्स हर रिजेक्शन के बाद सोच लेते कि शायद ये आइडिया काम नहीं करेगा, तो शायद KFC की स्टोरी कभी शुरू ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने फियर और सिनिसिज्म को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हर नो के बाद वो अगले दरवाजे पर दस्तक देते रहे, और आखिरकार उन्हें एक यस मिला। यही एक यस आगे चलकर KFC जैसी ग्लोबल फूड कंपनी की शुरुआत का कारण बना। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। मुजफ्फरपुर में रहने वाला एक यंग सेल्समैन है, दीपेश। दीपेश अपने एक बिजनेस आइडिया के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा था, लेकिन लगभग हर मीटिंग में उसे रिजेक्शन ही मिल रहा था। शुरुआत में वो हर रिजेक्शन को काल्मली लेता रहा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसके अंदर फियर और सिनिसिज्म दोनों घर करने लगे। उसके मन में आने लगा, शायद मेरा आइडिया कभी काम ही नहीं करेगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद बाकी लोग सही हैं और उसका आइडिया वास्तव में इतना अच्छा नहीं है। तभी एक मेंटर ने उसे कॉलोनल सैंडर्स की स्टोरी सुनाई। उसने समझाया कि सैंडर्स को भी सैकड़ों बार नो सुनना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को अपने आइडिया का फाइनल वर्डिक्ट नहीं माना। दीपेश ने भी अपनी सोच बदलने का फैसला किया। अब वो हर रिजेक्शन को फेलियर की तरह नहीं देखता था, वो उसे एक ऐसे स्टेप की तरह देखने लगा जो उसे अगले यस के थोड़ा और करीब ले जा रहा था। इसके बाद भी कई मीटिंग्स में उसे रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने कोशिश करना बंद नहीं किया, और आखिरकार 35वीं मीटिंग में उसे वो यस मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। यानी कभी कभी सक्सेस और फेलियर के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप आखिरी रिजेक्शन के बाद भी एक बार और कोशिश करते हैं या नहीं। 9वां चैप्टर फाइनेंशियल जर्नी को प्रैक्टिकली शुरू करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देता है। कियोसाकी कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना वाई ढूंढना होगा, यानी वो असली रीजन जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो मुश्किल समय में भी आपके पास आगे बढ़ते रहने की वजह होती है। इसके बाद आता है हर दिन सही फाइनेंशियल चॉइसेस लेना। जैसे ज़्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियोसाकी इसके बजाय एक अलग अप्रोच की बात करते हैं। पहले खुद को पे कीजिए, फिर खर्च कीजिए, यानी इनकम आते ही उसका एक हिस्सा पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग कर दीजिए। इसके अलावा कियोसाकी सही लोगों और सही दोस्तों के साथ रहने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो लगातार मनी, बिजनेस और ग्रोथ के बारे में सीख रहे हैं, तो आप भी नेचुरली नई चीज़ें सीखते हैं। इसे समझने के लिए अमेरिकन एंटरप्रेन्योर बारबरा कॉर्कोरन की स्टोरी एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ $1000 के लोन से न्यूयॉर्क में अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उनके पास कोई बड़ा कैपिटल या मैसिव रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेने पर फोकस किया। धीरे धीरे वही स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होते गए और उनका बिजनेस आगे बढ़ता गया।
आखिरकार उन्होंने अपने छोटे से रियल एस्टेट बिजनेस को $multi-million कंपनी में बदल दिया। उनकी जर्नी हमें ये दिखाती है कि शुरुआत करने के लिए हमेशा बड़ा कैपिटल ज़रूरी नहीं होता। कई बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक क्लियर वाई, सही फाइनेंशियल चॉइसेस और हर दिन लिया गया एक छोटा लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। अनंतपुर में रहने वाली एक यंग वुमन है लता। लता फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई बड़ी सेविंग्स नहीं थी। शुरुआत में उसे लगता था कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तभी मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर पाऊंगी। लेकिन फिर उसने चैप्टर 9 के गेटिंग स्टार्टेड प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले वो अपनी इनकम का 10% एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अलग कर देती थी। उसके बाद बचे हुए पैसों से अपने बाकी एक्सपेंसेस और ज़रूरतों को प्लान करती थी। शुरुआत में ये उसके लिए आसान नहीं था। कई बार उसे लगता कि अगर ये 10% भी उसके पास रहता तो महीने के खर्च थोड़े आराम से मैनेज हो जाते। लेकिन उसने अपनी हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो किया। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग उसके मंथली रूटीन का हिस्सा बन गई और सिर्फ 2 साल बाद उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट फंड एक अच्छी खासी रकम में बदल चुका था। यानी लता ने कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया था, उसने बस हर महीने एक छोटा और कंसिस्टेंट डिसीजन लिया था। और यही चैप्टर 9 का कोर लेसन है। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बड़ी सेविंग्स से नहीं, बल्कि सही हैबिट्स और कंसिस्टेंट एक्शन से होती है। 10वां चैप्टर उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी में और आगे बढ़ना चाहते हैं। कियोसाकी यहाँ 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जो आपको सिर्फ नॉलेज लेने से आगे बढ़कर एक्शन लेने में मदद कर सकते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने पुराने मुझसे नहीं होगा जैसे थॉट्स को चैलेंज करना। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर की सिचुएशन नहीं होती, बल्कि वो बिलीफ्स होते हैं जिन्हें हम अपने बारे में सच मान लेते हैं। इसके बाद आता है एक्शन लेना। सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है, फिर उससे सीखना पड़ता है और अगला कदम लेना पड़ता है। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट सक्सेस हो या फेलियर। इसे समझने के लिए अमेरिकन स्टॉक ब्रोकर क्रिस गार्डनर की इंस्पायरिंग स्टोरी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जिनकी लाइफ पर फेमस फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बनी है। गार्डनर ने अपनी लाइफ का एक मुश्किल दौर देखा जब वो अपने छोटे बेटे के साथ बेघर थे। कभी कभी उन्हें ट्रेन स्टेशन के बाथरूम में भी सोना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गोल को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो हर दिन एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में बिना सैलरी के इंटर्नशिप करने जाते थे। उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, एक्शन लेने की विलिंगनेस। उन्होंने हर दिन सीखना जारी रखा, लोगों से मिलते रहे और अपने मौके को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक फुल टाइम पोजीशन मिल गई। बाद में उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की और उसे एक $multi-million बिजनेस में बदल दिया। गार्डनर की स्टोरी हमें ये दिखाती है कि सर्कमस्टांसेस चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप सीखना और एक्शन लेना बंद नहीं करते तो आपकी सिचुएशन हमेशा वैसी नहीं रहती। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। हुबली में रहने वाला एक यंग इंश्योरेंस एजेंट है गणेश। गणेश के शुरुआती महीने बिल्कुल आसान नहीं थे। वो लगातार क्लाइंट से मिल रहा था, लेकिन बार बार उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। उसकी अर्निंग लगभग 0 थी। कई बार उसे लगता था शायद मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने हर नो को फेलियर मानने के बजाय एक लेसन की तरह देखना शुरू किया। हर रिजेक्शन के बाद वो सोचता कि उसकी पिच में कहाँ कमी रह गई और अगली बार उसे क्या बेहतर किया जा सकता है। हर हफ्ते वो अपनी सेल्स पिच, कम्युनिकेशन और अप्रोच में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता रहा। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी और क्लाइंट्स के साथ बातचीत भी बेहतर होती गई। फिर करीब 6 महीने बाद उसकी मेहनत का रिजल्ट दिखाई देने लगा। उसकी मंथली इनकम उसके पुराने जॉब की सैलरी से भी ज़्यादा हो चुकी थी। यानी गणेश ने एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया, हर रिजेक्शन को फेलियर मत समझिए, उसे फीडबैक समझिए, उससे सीखिए और अगली कोशिश को थोड़ा बेहतर बनाइए। और यही चैप्टर 10 का कोर लेसन है। सक्सेस अक्सर पहली कोशिश में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप हर कोशिश से सीखते हुए आगे बढ़ते रहें तो वही फेलियर्स इवेंचुअली
आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बन सकते हैं। बुक का आखिरी सेक्शन एक पावरफुल पर्सनल स्टोरी के साथ खत्म होता है। कियोसाकी अपने बेटे की कॉलेज एजुकेशन की स्टोरी शेयर करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को ट्रेडिशनल कॉलेज एजुकेशन पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय करीब $7,000 में फाइनेंशियल एजुकेशन देने की कोशिश की। इस एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय उनके बेटे ने रियल वर्ल्ड में जाकर यह समझा कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, डील्स कैसे इवैल्यूएट की जाती हैं और पैसा कैसे ग्रो किया जा सकता है। कियोसाकी का पॉइंट ये नहीं था कि फॉर्मल एजुकेशन बेकार है। उनका सवाल सिर्फ इतना था, क्या फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सिर्फ एक एक्सपेंसिव डिग्री ही एकमात्र रास्ता है? इसे समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की स्टोरी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर अपनी कंपनी पर फोकस करने का फैसला किया। उनका मानना था कि फॉर्मल डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और सेल्फ एजुकेशन थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने लर्निंग छोड़ दी। इसके बिल्कुल उलट, उन्होंने लगातार नॉलेज हासिल की और खुद को एजुकेट किया। उन्होंने सिर्फ इस आइडिया को चैलेंज किया कि सक्सेस के लिए हर किसी को एक फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत होती ही है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह समझिए। पानीपत में रहने वाले एक पिता हैं दिलावर जी। उनके बेटे को एक महंगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा थी कि दिलावर जी के लिए उसे अफोर्ड करना मुश्किल था। इसके बजाय उन्होंने अपने बेटे को एक लोकल बिजनेसमैन के साथ 1 साल की अनपेड इंटर्नशिप करने का मौका दिलवाया। शुरुआत में यह फैसला थोड़ा अनयूजुअल लग सकता था, लेकिन उस 1 साल में उनके बेटे ने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी। उसने डायरेक्टली देखा कि एक रियल बिजनेस कैसे चलता है। उसने कस्टमर से डील करना, ऑपरेशन समझना, पैसा मैनेज करना और बिजनेस डिसीजंस लेना प्रैक्टिकली सीखा। 1 साल बाद उसने खुद की एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी। उसके पास कोई बड़ी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास 1 साल का हैंड्स ऑन बिजनेस एक्सपीरियंस था, जिसने उसे अपना पहला कदम उठाने का कॉन्फिडेंस दिया। और यही इस क्लोजिंग सेक्शन का कोर लेसन है। एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम, बुक्स और डिग्रीज तक लिमिटेड नहीं है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, सेल्फ एजुकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में उतनी ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार डिग्री आपको नॉलेज दे सकती है, लेकिन उस नॉलेज को रियल लाइफ में इस्तेमाल करना आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। अगर इस पूरी बुक को एक सेंटेंस में समेटना हो तो वो कुछ यूं होगा: फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी सैलरी से नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन, आपके माइंडसेट और एसेट्स बनाने की हैबिट से आती है। रिच डैड पुअर डैड ने सिखाया कि आपकी सोच आपकी डिग्री से ज्यादा मायने रखती है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी ने सिखाया कि पैसों को खुद के लिए काम करवाना सीखिए। फाइनेंशियल लिटरेसी ने सिखाया कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझिए। माइंड योर ओन बिजनेस ने सिखाया कि अपना खुद का एसेट कॉलम बनाइए। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस ने सिखाया कि लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को समझना भी जरूरी है। रिच इन्वेंट मनी ने सिखाया कि क्रिएटिविटी कैपिटल की कमी को काफी हद तक ओवरकम कर सकती है। वर्क टू लर्न ने सिखाया कि करियर के शुरुआती दौर में स्किल्स को सैलरी से ऊपर रखिए। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स ने सिखाया कि फियर और साइनिकिज्म सिर्फ नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि माइंडसेट से भी आते हैं। गेटिंग स्टार्टेड ने सिखाया कि फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत छोटे और कंसिस्टेंट एक्शन से होती है। स्टिल वांट मोर ने सिखाया कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और एपिलॉग ने सिखाया कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल लर्निंग कभी कभी किसी भी डिग्री से बड़ा टीचर साबित हो सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि मैं फाइनेंशियली फ्री कब बनूंगा, सवाल ये है मैं आज से क्या करना शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ बुक पढ़ लेने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बदलेगी, एक्शन लेने से बदलेगी। तो आज ही से शुरुआत कीजिए। इस महीने अपनी अगली सैलरी का 10% किसी एसेट में इन्वेस्ट करने का टारगेट रखिए, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे सही डिसीजंस को लगातार दोहराने से बनती है। और शायद यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही प्रैक्टिकल
और फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाली बुक्स की पावरफुल स्टोरीज आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका पहला एसेट क्या होगा। और अगर आपने अभी तक द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली बुक समरी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली बुक में।